दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अखिलेश यादव का इंटरव्यू दिखाएंगे। इस इंटरव्यू के अंदर दोस्तों अखिलेश यादव ने हर उस चीज़ का जवाब दिया है जो अंजना जी ने पूछा था। उन्होंने संबल की बात करी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने बात करी। आप इस इंटरव्यू को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बटेंगे तो कटेंगे। आपने एक बार कहा था कि बीजेपी के लेबोरेटरी में पहले ये नारा बना, फिर चुना गया कि किसके मुंह से बुलवाना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। लेकिन ये नारा वो आगरा से शुरू करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र हर जगह लगा रहे थे। और बीजेपी कह रही है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकजुट हो गए हैं, अब वो जाति पर नहीं बटेंगे। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि जितना पीडीए का नारा हम लोग मजबूत करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स होगी। वो पीडीए के नारे से घबराए हुए हैं, पीडीए की एकजुटता से घबराए हुए हैं, पीडीए समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। जो नारा ये आपको सुनाई दे रहा है वो इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो सामाजिक न्याय पे बात नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से नौकरी रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री वहाँ हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ के आयोजन की तैयारियों को देखने गए थे, वहाँ पे शुरू होना है कुंभ। क्या सरकार ने 10 साल में, दिल्ली की सरकार ने और यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया? आज भी नाले बह रहे हैं। और कन्नौज, जहाँ से मैं खुद सांसद हूँ, काली नदी पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी का जितना भी पॉल्यूटेंट है सब लेकर के आकर के गंगा में जुड़ जाता है। कानपुर में जहाँ मुख्यमंत्री जी ने खुद सेल्फी खिंचवाई, आज सेल्फी खिंचवाएं वो जाकर के लोग। तो जो गंगा के साथ या गंगा की सफाई का नारा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए वो जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके खुद के वादे थे, उन वादों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। सही बात है। तो क्या उन्होंने आपके पीडीए की काट खोज ली क्योंकि उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? आपने इस तस्वीर में थोड़ी कमी छोड़ दी। जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस को भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है। इलेक्शन कमीशन हर बार ये प्रचार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें आकर के। वो इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कराता है। तो ये तस्वीर अधूरी है। अगर आप पुलिस की भी लगा देते तस्वीर तो ज़्यादा अच्छा होता। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो आपने दिखा दिया कि हमने पीडीए में इनको टिकटें दी, इनको छोड़ दिया, इनको नहीं दे पाया। एक काम आप करिए मेरी मदद के लिए और देश की जनता की मदद के लिए। बीएलए, बीएलओ, सबसे छोटा अधिकारी होता है बीएलओ इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद जिलाधिकारी तक कौन अधिकारी पोस्ट हुए थे इन पर, उसकी भी सूची इसी तरह जारी कर दोगे तो शायद आप लोकतंत्र की और आप पत्रकारिता की मदद करेंगे। आप जो अधिकारी उस दिन काम पर लगाए गए थे, बीएलओ से लेकर के पूरे अधिकारी जो बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं वहां पर। और ये शिकायत मैंने एक बार नहीं की, कई बार शिकायत की। और शिकायत का परिणाम ये हुआ कि कानपुर में कुछ अधिकारी हटाए गए, जिसकी वजह से कानपुर तो जीत लिया हम लोगों ने। लेकिन बहुत सारी जगह पर चुनाव पुलिस ने लड़ा, पुलिस ने लड़ाया, पुलिस ने वोट डाला। और शायद वो तस्वीर आपने दिखाई होगी चैनल पे चुनाव के समय पर कि एक पुलिस का अधिकारी महिलाओं को रोक रहा है अपनी रिवॉल्वर से, कह रहा है कि वोट नहीं डालना है। लेकिन मैं बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस साहस, वो डरे नहीं, वो जाकर के वोट डालने की पूरी कोशिश करते रहे। अखिलेश जी, इस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आपने पहले एक लंबा वीडियो डाला था और फिर आपने उस पोस्ट को एडिट करके वीडियो छोटा कर दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पहले ऐसा था कि जो पीछे पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें पुलिस मना कर रही थी। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स? तो उसमें आपकी जिम्मेदारी ये बनती है पत्रकार साथियों की कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, बीजेपी कोई बात कह रही है, उन सब तस्वीरों को आप स्लोली दिखाइए कि हो क्या रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है। तो आपको पता लगेगा कि पुलिस अपना केस मजबूत करने के लिए ये सब कुछ दिखा रही है और करा। पहले पुलिस ने किया, बाद में न जाने कितने वीडियोस हैं जो हमारे पास आज भी हैं, इलेक्शन कमीशन को दिया।
300 से ज़्यादा हम लोगों ने शिकायतें की हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस आज भी हमारे समाजवादी पार्टी के हैंडल पे होंगे, मेरे भी हैंडल पे होंगे। हाँ। पूरे के पूरे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था। और उस वीडियो को एडिट क्यों किया आपने? कोई क्या एडिट सोच नहीं कर? किया, आप पूरा वीडियो फिर चलाइए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आज भी वो वीडियो सब हैं, और अगर एडिट किए गए हैं तो एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं आप? और अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं अखिलेश जी, अभी अभी खबर आज तक पे ये चल रही है कि वहाँ पर रेगुलर जो स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें एक मंदिर वहाँ पर मिला है, उसकी सफाई हो रही है, और 1975-76 से वो मंदिर बंद था। संभल की खबर है, वहाँ एक मंदिर मिला है। आप कहते हैं ये खोदने वाले हैं, सौहार्द खोद रहे हैं, लेकिन उसी में एक मंदिर वहाँ पर मिला है। आपकी देखिए, प्रतिक्रिया? पहले तो आप हमारे देश की संस्कृति और घर परिवार के लोगों को समझिए। हर घर में मंदिर होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में मंदिर न हो। और कई बार हमने देखा है पुराने घरों में मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है एक, किन परिस्थितियों में वो मंदिर कहाँ निकल रहा है, किसका घर था वो। तो इसीलिए मैंने कहा हमें खोदना नहीं है। अभी खोद देने वाले लोग इस देश का सौहार्द खोद देंगे, और हमें खोदना नहीं है। अभी हमें नए रास्ते खोजने हैं। अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो नए रास्ते खोज करके आप विकसित भारत की तरफ चलिए। आप ये खोद करके इसलिए राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं क्योंकि आप पीडीए की ताकत से घबराए हुए। मैंने फिर वही बात दोहराता हूं, जितना पीडीए एकजुट होगा उससे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करेगी। लेकिन आप एक नेता हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए लड़ते हैं। आपको पता है, आप कह रहे हैं ये खोद कर भेदभाव कर रहे हैं। अब उस खोदने का भी उपाय आप ही को निकालना होगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है इन कार्यकर्ताओं के प्रति। आप कह रहे हैं पुलिस चुनाव जितवाती है, उपचुनाव में, लेकिन हमने देखा इससे पहले भी जब आपकी सरकार थी तो जो सत्ता में रहता है उसके पक्ष में नतीजे आते हैं। ये मत कहिए आप। ज्यादातर राज्यों में, मैं आपकी सिर्फ नहीं कह तो रही। मैं आपसे सहमत हूं। फिर तो इसका मतलब चुनाव नहीं हुआ वो ठीक तरीके से। ये फंस गया सीएम। मैंने हमेशा ये कहा कि ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाऊंगा, और मैंने लोकसभा में कहा कि अगर मेरी 80 से 80 लोकसभा जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम को हटाने के लिए आह्वान करूंगा। हम और आप जो बैठे हैं, दुनिया के हम डेमोक्रेसीज को देखते हैं, बहुत सारे मुल्क जो डेवलप्ड हैं वो मुल्क ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और जर्मनी जैसा देश जो सबसे ताकतवर है कई मायनों में, वो अपने देश में ईवीएम इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है। वो देश कहता है कि ईवीएम से अगर वोट पड़ेगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे यहाँ लोग तो 80% की 60% लोग अनाज पर जीवन जी रहे हैं। इसलिए ईवीएम पे अगर एक वोट का भी भरोसा नहीं है तो हमें ईवीएम हटा देनी चाहिए। बैलेट पेपर के दौरान क्या होता था आपको भी याद और होगा? ईवीएम में क्या हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश के 9 इलेक्शन में क्या हुआ है। तो फिर इसलिए तरीका इस क्या है? बहस, ये एक दो कहीं घटनाएं हो जाएं उसकी वजह से आप ये पूरा का पूरा व्यवस्था नहीं, लेकिन सबसे भरोसे का, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वोट बैलेट्स होगा, बैलेट से सरकार बदलेंगे। और इलेक्शन कमीशन और हमारा एक्ट ये कहता है कि वोट हमने किसको डाला है पता नहीं लगना चाहिए। सीक्रेट बैलेट है लिखा हुआ। अगर सीक्रेट बैलेट लिखा हुआ तो बैलेट से ज्यादा सीक्रेट कोई नहीं हो सकता है। मशीन से आपको पता लग रहा है कि इस गांव में इस मोहल्ले ने किसको वोट दिया है। आप दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं इसकी वजह से। तो जो सीक्रेट बैलेट वोटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बैलेट से ही आप बचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई बनी देश की। आपने यूपी में 37 सीटें जीतकर जो आंकड़ा कम किया बीजेपी का, उसी से वो बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाए। लेकिन आपको लगता है कि जितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था उतना मिला है? अभी एक लड़ाई चल रही है कि बहुत सारे नेता हैं जो ममता दी का नाम ले रहे हैं कि ममता दी को नेतृत्व देना चाहिए इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस में क्षमता नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद उनको घेर रहे हैं राहुल जी को। आपकी इस पर क्या राय है? हमारी राय बहुत साफ है। हम तो उस पक्ष में कि बीजेपी को जो हटाएगा हम उसके साथ हैं। हमारा लीडरशिप के लिए कोई झगड़ा नहीं है। जो 400 पार का नारा था, अगर उस गाड़ी को किसी ने रोका है तो यूपी की जनता का सबसे बड़ा योगदान है और पीडीए परिवार के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे ही नहीं चुनाव हम लोग मुकाबला जीते हैं, कई वर्षों से हम लोग मेहनत कर रहे थे, उसकी वजह से ये परिणाम आया है। कोई हमें क्रेडिट देता है नहीं देता है, लेकिन सबको पता है
कि समाजवादी पार्टी वहाँ मौजूद है जो ऐसी सांप्रदायिक राजनीति करने वालों का मुकाबला करती रहेगी। समाजवादी पार्टी ने सबसे ताकतवर तरीके से लड़ाई की, दबे अंदाज में आपने बोली ये बात। समाजवादी पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए मैं बधाई देता हूं उनको कि हर बूथ पर, हर वोटर लिस्ट को, मुझे याद है जब मैं 22 में चुनाव हारा तो मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके वोटर लिस्ट में इस तरह का काम किया कि हमारे वोटर्स के नाम काट दिए, और उसका परिणाम ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि आप किस आधार पर कह रहे हो। मैंने इलेक्शन कमीशन को 18,000 वोट, जिन्होंने वोट डाला था उनके वोट डिलीटेड हुए, 18,000 वोट एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को दिया है। अभी तक एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर एक अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी उसी दिन पूरे उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट कभी खराब नहीं होगी, एक भी वोट काटा नहीं जाएगा। पर अखिलेश जी, आपको कैसे पता चला कि ये 18,000 लोग आपके वोटर थे, और बीजेपी ये कैसे जान जाती है कि वो आपके वोटर है, उन्हीं का नाम हटाती है? क्योंकि ये आरोप मैंने ये लगाया था कि हमारे पीडीए परिवार के और खासकर यादव और मुस्लिम उन्होंने चिन्हित कर करके उनके वोट काटे थे। क्योंकि हम लोग इलेक्शन में रहते हैं तो वोटर लिस्ट का भी अध्ययन करते हैं, तो जब वोटर लिस्ट का अध्ययन करना पड़ता है तो सब चीज़ें पता होती हैं कौन किसका वोट कटा है। और जो व्यक्ति गया वोट डालने और जब वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं था, जब उसने पॉलिटिकल पार्टी को शिकायत की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको BLA बनाना है, आपको बूथ लेवल एजेंट बनाती है पॉलिटिकल पार्टी, तो हमारा जब एजेंट रहता है वहाँ पर वो देखता है कि हमारा वोट नहीं पड़ रहा है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो शिकायत वहाँ से पता लगती है हमें कि हमारे बूथ पर हमारा जो पार्टी का एजेंट था जो हमारा, उसने बताया कि आपका वोट नहीं पड़ पाया, इसका वोट वोटर लिस्ट से गायब किया है। अखिलेश जी, आपने शायद पहली बार मुझे लगता है बोला होगा कि हमारे जो वोटर्स लिस्ट थे उसमें उन्होंने चुन चुनकर M और Y, मतलब मुस्लिम और यादव, मैंने ये बात तो मंच से कहा, मन से कही, मैं मंच से कहा हूं, और इसलिए मुझे नोटिस दिया था इलेक्शन कमीशन ने। हाँ। कहा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो मैंने 18,000 वोट वो जो डिलीट किए गए थे और जो जिंदा थे और जिनको वोट नहीं डालने का मौका मिला, मैंने विद एफिडेविट शिकायत इलेक्शन कमीशन को और यही वो कहते हैं कि आप देखिए, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, जो भी आप अल्पसंख्यक या मुस्लिम, यादव, आप जाति में, धर्म में लोगों को आप बांटते हैं। वो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। मैंने नहीं बांटा, कभी कोई एक मनु ऋषि आए थे, उन्होंने बांटा है, मैंने किसी को नहीं बांटा। मैं तो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आधे अधूरे पीछे रह गए लोग, उनको सम्मान दिलाने का काम कर रहा हूँ। और हम में से तो वो लोग हैं जिनके जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलाई होती है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी बनती है कि हम तमाम अपने पीडीए परिवार के लोगों को न्याय दिलाएं, उनको मान सम्मान दिला करके समाज में आगे बढ़ाएं। तो बाकी लोग उनके नेता नहीं हैं आप? इसीलिए मैंने लीडर ऑपोजिशन बनाया माता प्रसाद पांडे जी। पर उनके भी तो नेता आप हैं ना, तो सबका नाम बोलिए कि सारे यूपी वाले हमारे। नहीं, मैं तो कहता ही हूँ, जात वाला फॉर्मूला नहीं, जाति के आधार पर नहीं है, हम सब जातियों को जोड़ करके ही आगे चलना चाहते हैं। पर आपको नहीं लगता इसी बिसात पर वो हिंदुओं को फिर कन्विंस करते हैं कि देखिए इन्होंने चुनकर तो अगर यही इनको अलग किया है, आपको ऐसे ही बांट रहे हैं, आप एकजुट रहिए, ये परेशानी हुई, मतलब ये चैलेंज रहा हरियाणा या महाराष्ट्र में? कोई बीजेपी का नेता अगर आए, मेरा आपसे बहुत निवेदन है, उससे ये जरूर पूछिएगा कि मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया, और मेरे जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से क्यों धुलवाया। अगर इसका जवाब मिल जाए तो जहां रहूंगा वहां मैं सुन लूंगा जवाब। इसका जवाब मेरा वादा है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी का मैं कभी इंटरव्यू करती हूँ तो ये प्रश्न सीधा आपकी तरफ से मैं उसी समय जैसे इंटरव्यू खत्म होगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार प्रकट आपका करूंगा। बड़ी लड़ाई ये है कि अगर आप 2027 की बात करें तो आपके लिए बहुत आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक हिंदू मुस्लिम का पूरा मुद्दा, ये जो खुदाई वाले मामले हैं, सर्वे के जरिए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप 4 हफ्ते में हलफनामा दीजिए, और इस एक्ट को लेकर वो बदलाव की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं अभी अटकलें ही बता रही हूँ, लेकिन सरकार का ये रुख है कि ये नाइंसाफ़ी हुई है हिंदू पक्ष के साथ, और कई जगहों पर सर्वे की इजाज़त कोर्ट्स ने दी है, जिसमें ज्ञानवापी में भी सर्वे हुआ है 90 दिन से ज़्यादा। आपको लगता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलाके हैं, चाहे वो मथुरा हो, बदायूं हो, यूपी हो, संभल हो, लखनऊ हो, जौनपुर हो, सब इलाके हैं। ये मामला अगर तेज रफ्तार पकड़ता है, एक्सीलरेटर इस पर दब गया, तो एक चैलेंज होगा आपके लिए।
तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक गियर पे सामाजिक न्याय की तरफ चल देगी तेजी तरीके से। अभी चल रही है और तेजी से चलेगी। जितना एक्सीलेटर वो दबा रहे हैं उससे तेज समाजवादी लोग एक्सीलेटर दबाएंगे। क्या होगा वो एक्सेलरेटर? पीडीए परिवार। पीडीए परिवार, इसी पर आप अड़े रहेंगे और इसी फॉर्मूले से चलेंगे? देखिए, अड़े रहने की बात नहीं है। हमारा संविधान हमें कहता है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार हैं उन अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी तो अडानी पर अड़े रहे कि अडानी पर पहले बहस होनी चाहिए। बड़ा मुद्दा क्या? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी भी संभल जाने की कोशिश की है, उन्हें भी सरकार ने नहीं जाने दिया। ये सरकार पता नहीं कैसी है। अगर हम संभल चले जाएं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग संभल चले जाएंगे तो बात सुन करके उनका दुख दर्द बांटेंगे, हम कोई झगड़ा नहीं बढ़ाएंगे। और यही नहीं, केवल अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सरकार नहीं सुनना चाहती है। अभी नोएडा में किसानों को अपनी मांगों को लेकर के धरने में बैठना पड़ा। जो पिछली सरकार ने सब मांगे मानी थी उनकी, ये सरकार मांगी नहीं मान रही है। काल कोठरी में बंद कर दिया उनको, किसान नेताओं को एकांत में डाल दिया, उनके परिवार को नहीं मिलने दे रहे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ की किसान के पक्ष वाली सरकार है? और कहते हैं हम आय दोगुना कर देंगे किसानों की। अरे किसानों के आंदोलन में आप बात नहीं सुन सकते, किसानों से बातचीत नहीं कर सकते। संभल पर वापस आते हैं, क्योंकि आपने कहा राहुल जी उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप भी जाना चाह रहे थे, नहीं हो पाया। आज जब हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा गांधी जी दोनों संभल के पीड़ित परिवारों के लोगों से दिल्ली में मिल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि संभल को लेकर एक होड़ तो नहीं मच गई? आपने 9 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी कि इन सीटों पर अगर कोई हराएगा तो मैं ही हराऊंगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक वोट रेस चल पड़ा है आप दोनों में भी? क्योंकि 27 में अगर सीट शेयरिंग होती है तो आपको तय करना होगा कौन के। देखिए, 27 तक बहुत सी चर्चाएं होंगी और ये ज़माना ऐसा है कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी, बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें होंगी। लेकिन अगर संभल के पीड़ित से वो लोग मिले हैं तो दुख बांटना कोई खराब नहीं है। दुख बांटने के लिए बीजेपी के लोगों को मिलना चाहिए था। क्या? हाँ, बोल देंगे, अभी उस पर ही बोल देंगे। तो दुख बांटने के लिए जाना चाहिए था कि अगर कोई किसी के साथ घटना हुई है, किसी पीड़ित है, किसी के परिवार के सदस्य की जान गई है, हम यही तो मानते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। कम से कम उनका दुख सुनना चाहिए था। अगर उन्होंने सुना, हम नहीं सुन पाए, ये कोई कंपटीशन नहीं है। हम तो उनको, परिवार के लोगों को धन्यवाद देंगे कि हम लोग उनके साथ हैं, सब लोग मिलकर के साथ हैं। ऐसी घटना ना दोबारा हो, ऐसे नाकाम अधिकारी ना हो। हालांकि वो बात आप पूछें न पूछें, लेकिन हमारे किसी साथी ने पूछ लिया बांग्लादेश को लेकर के। हाँ, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर के, बांग्लादेश के हिंदुओं हालांकि पर मैं बीजेपी जैसा नहीं हूं, बीजेपी के नेताओं जैसा नहीं हूं मैं कि देश के सवाल में सड़कों पे उतार दूं। और जो जगह जगह पे धरना चल रहा था, मैंने अभी देखा कि हमारे कन्नौज में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना दे रहे थे बांग्लादेश को लेकर के, और जिलों में भी कर रहे थे। अरे भाई, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप कि क्या हो रहा बांग्लादेश में? कमाल के लोग हो आप। भाई, बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। सोचो, एक साधु संत जेल पहुंचा दिए गए। आपकी फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ है। और मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब चाइना को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे थे फॉरेन मिनिस्टर, मैं सदन में खड़े होकर के पूछ रहा था कि रिजांगला मेमोरियल कहाँ है, रिजांगला मेमोरियल क्यों डैमेज कर दिया उन्होंने, चीन ने। उन्होंने कहा कि है, बना हुआ है। अभी मुझे जानकारी मिली है किसी फौज के माध्यम से कि पहले जहां बना था मेमोरियल वहां नहीं बना, वहां तो तोड़ दिया गया, दूसरी जगह बना लिया रिजांगला मेमोरियल। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी जहां लोग हैं वो सुरक्षित रहें। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रख पा रहे, और पड़ोसी देशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार को आप इस मुद्दे पर जितना भी घेरें, मुझे लगता है जो उनके प्रश्न का भाव था कि वहां पर जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, भाव मैं समझ रहा हूं क्या कह रहे हैं, उस पर क्या आप लोग सॉलिडारिटी दिखाएंगे? बस ये। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओपन प्लेटफॉर्म पे फॉरेन पॉलिसी के बारे में नहीं चर्चा कर सकती है। अगर आप कहो तो मैंने कह देता हूं, हमें क्या है। कल को ये न कहे बीजेपी के लोग कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी पर पॉलिटिकल पार्टी बाहर जाकर चर्चा कर रही थी।
ये नाकामी किसकी है? ये बीजेपी नाकामी भारत सरकार की है कि आपके लोग वहां सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी के कई नेता अपने भाषणों में एक बात कह रहे हैं यूपी में। अब ये अफवाह है या सही है, ये जानने के लिए मैं आपसे पूछती हूं, ताकि यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जब संभल में 5 मुस्लिम परिवारों के लोग मरे, तब तो अखिलेश जी ने पार्टी की तरफ से 5-5 लाख का ऐलान कर दिया, लेकिन जब बहराइच में एक हिंदू लड़के की हत्या की गई, तब उन्होंने मुआवजे का या उनके परिवार को समर्थन का कोई ऐलान नहीं किया। क्या ये बात सही है या झूठ है? उस दोनों घटनाओं में फर्क है। दोनों घटनाएं अलग अलग परिस्थितियों में हुई हैं। जो संभल की घटना उसमें बहुत चर्चा हो चुकी है। बहराइच की चर्चा में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बात भी सबको पता होनी चाहिए कि वहाँ के विधायक नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे एफआई लिखवाई है और ये कहा है कि इनकी वजह से ये दंगा हुआ है। बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि जो दंगा हुआ है, जिसकी वजह से जान गई, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वजह से गई है। मरा तो इंसान और ही है। दूसरा दूसरा मैं बताता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जो आप बात कहना चाहती हूँ, जिस भाव से जो बात सामने आ रही है। वहां पर जो डीजे पे गाने बज रहे थे, सबसे पहले सवाल उठाया कि आप भक्ति के गाना गाना चाहें, कोई मना नहीं कर रहा है। आपका प्रशासन कहाँ था? जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है, बाकायदा रूट तय होता है, प्रशासन बैठ करके पीस कमेटी से बातचीत करता है, रूट तय होता है, उसके बाद निकलता है। आपका प्रशासन था ही नहीं वहाँ पे, पुलिस क्यों नहीं थी? और अगर आपकी नाकामी नहीं थी तो आपको पुलिस क्यों सस्पेंड करनी पड़ी, वहाँ के अधिकारी क्यों हटाने पड़े आपको? और फिर जहाँ तक मुआवजे की बात है, आप किसी के घर पे चढ़ जाओगे आप जाकर के? आप घर पर क्या कर रहे थे आप जाकर के? और सरकार अगर मुआवजा यहां भी दे दे, यहां तो गरीब निर्दोष लोग मारे गए, पुलिस की गोली से मारे गए, और पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है कि उनके खिलाफ केस मजबूत ना हो, इसीलिए घर परिवारों में जाकर के छापा मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले और महिलाओं को उठाया था उन्होंने कि केस को मजबूत कर ले पुलिस। नाकामी अधिकारियों की, जब कभी जांच होगी, जब कभी कोर्ट में ये बातें जाएंगी, तो अधिकारियों का इसका जवाब देना पड़ेगा। और हमें और आपको डीजीपी साहब की वो बात याद रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी साहब ने कहा, जो बीजेपी के पहले डीजीपी बने थे, कि ये अधिकारी जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, उन्हें जेल में जाना पड़ता है। चलिए, अब इस मुद्दे पर जो भी फैसला आता है उस पर नजर रहेगी। अब वापस लौटते हैं। आपने मुआवजे में तो ऐसा मैंने कहा कि सरकार उनको भी मुआवजा दे दे। वहां भी आदमी मरा था, आप भी दे देते। नहीं आदमी नहीं, सवाल ये नहीं है। वाला तो इंसान है। नहीं, सवाल ये नहीं है। उसको क्या पता कि बीजेपी की वजह से मरा या बीजेपी की कांग्रेस की वजह? घटना अलग तरह की है। घटना एक तरफ मारे गए हैं, घटना अलग है। धर्म देख के नहीं दिया। और सरकार निष्पक्ष होकर दोनों की मदद करे। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सरकार दोनों पक्षों की निष्पक्ष होकर के मदद करे, हम उनके साथ हैं। चाहे संभल और परिवार की अगर मदद करने की बात होगी, वो परिस्थिति क्या थी जिनमें ऐसी घटनाएं हुई। तो आप लोग क्या सोचते हो इस इंटरव्यू के बारे में? क्या अखिलेश यादव की सारी बातें आपको सही लगी या फिर गलत लगी? आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए, मैं तो आपको ऐसे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।